रेडियो खनपुरिया FM 90 पर आप हैं गुमनाम मुसाफिर के साथ। सुनो कान लगा के। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज शाम को घर पे मम्मी से झगड़ा हो गया और मैं बहुत बेचैन था। मन कर रहा था कि कहीं बाहर चला जाऊं सब कुछ छोड़ छाड़ कर। यही सोचते सोचते कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। मेरा चेहरा गुस्से से लाल था। मैं अपने कमरे में गया और अपना कुछ सामान अपने पिट्ठू बैग में डालकर घर से निकल गया। मेरा घर हाईवे से 14 किलोमीटर दूर था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। उस अनजान जगह के लिए फिर भी निकल पड़ा। रात के वक्त मेरे गांव से हाईवे तक कोई साधन नहीं मिलते थे, लेकिन हाईवे पर काफी वाहनों का आना जाना लगा रहता था। मुझे अपने अंदर न जाने कहां से इतना आत्मविश्वास आ गया कि मैं उस 14 किलोमीटर के रास्ते को पैदल ही सफर करने का सोच लिया था। मैं पैदल चल रहा था और इंतजार करते हुए आगे बढ़ रहा था कि रास्ते में कोई जाने वाला मिल जाए और हाईवे तक मुझे लिफ्ट दे दे। लगभग 5 या 6 किलोमीटर का सफर मैं पैदल ही चल चुका था। तभी मुझे एक बैलगाड़ी दिखाई दी, लेकिन मैंने इससे पहले इस तरह की बैलगाड़ी अपने इलाके में कभी नहीं देखी थी। ज्यादातर बैलगाड़ियां 2 बैलों की होती हैं, लेकिन इसमें केवल एक बैल था। बैलगाड़ी मेरी तरफ धीमी गति से आ रही थी। मैं खुश था कि कोई तो मिल गया जो मुझे हाईवे तक ड्रॉप कर देगा। तभी बैलगाड़ी मेरे पास आ पहुंचती है, लेकिन ये क्या, उस एक बैल की बैलगाड़ी में 18 से 20 लोग सवार थे, जो वाकई में चौंकाने वाली बात थी। लेकिन मुझे उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जाने की जल्दी में था। मैंने बैलगाड़ी वालों से बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ दोगे क्या? लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद सुन नहीं पाए, इसलिए मैंने दोबारा बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी उनमें से किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और ना ही किसी ने मेरी तरफ देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तभी मैं बहुत तेज आवाज में बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ दोगे क्या? किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी से इतनी तेज आवाज में बात करने पर भी मेरी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बैलगाड़ी में उन लोगों की बिना परमिशन के ही पीछे बैठ गया। तभी मेरी तरफ सब घूर घूर कर देखने लगे। मुझे अचानक ऐसा एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ डरावना होने वाला है। तभी एक लगभग 65 साल के व्यक्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आप आगे बैठ जाओ। ये सब मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि कुछ समय पहले ये लोग मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि ये मुझसे बात करने के इतने इच्छुक हैं? आज की रात कुछ तो अलग हो रहा था। मम्मी से कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ था, और होता भी था तो कभी इतना बुरा नहीं लगता था। कई बार मम्मी से पिटे भी थे, लेकिन कभी घर से बाहर निकलने का विचार नहीं आया था। मैं थोड़ा सा सहमा हुआ था, इसलिए मैं बिना कुछ बोले हुए आगे बैठ गया। अब मेरे आगे सिर्फ
एक बुजुर्ग बचे जिनकी उम्र यही करीब 60 से 65 साल की रही होगी, और वो जो बैलगाड़ी को चला रहे थे। मैं आगे की तरफ देखते हुए आराम से बैठा हुआ था। रास्ता बहुत ही खराब था। कुछ समय पहले ये पतला रास्ता हुआ करता था जो सही था, लेकिन ये रास्ता हाईवे से दूर एक कन्नौज शहर को जोड़ता था, इसलिए सरकार ने इस रास्ते का चौड़ीकरण करने का आदेश दे दिया था। तो पुराना वाला रास्ता तोड़कर उस पर छोटे छोटे पत्थरों को बिछाया गया था, जो उस रास्ते को और भी भयानक बना रहे थे। मुझे उन पत्थरों पर चल रही बैलगाड़ी की आवाज़ बिल्कुल शांत माहौल में चारों तरफ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। मैं उस आवाज़ और उछलते हुए पत्थरों को देखने के लिए पीछे घूमा तो मैंने जो देखा वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उस बैलगाड़ी में बैठे सभी लोग मेरी तरफ टकटकी बांध कर देखे जा रहे थे, जो इतनी रात में सुनसान रास्ते पर और भी डरावना हो जाता है। मैंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया और अपना मुंह आगे करके बैठ गया। वैसे मेरे मन में बहुत ही पैरानॉर्मल साइंस की बातों ने उमाड़ बांध दिया था। मेरा मन कभी किसी बातों को कुछ बहाने करके दबा देता तो कभी कुछ। लेकिन जब मैं राजधानी के एक फेमस कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था, तब एक पैरानॉर्मल प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर एमली विलियम्स आए हुए थे, जो पैरानॉर्मल साइंस के प्रवक्ता थे और पैरानॉर्मल साइंस और भूत प्रेत के बारे में बता रहे थे। लेकिन उस समय हम अपने दोस्तों के साथ उस हॉल में पीछे बैठे हुए सिर्फ मस्ती कर रहे थे। अब बैलगाड़ी की स्पीड में थोड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा था। वो बैलगाड़ी जो कुछ समय पहले रेंगते हुए चल रही थी, अब उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं हाईवे जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी दूसरी तरफ ये सब हो रही अजीब हरकतें मुझे उल्टा सोचने पर मजबूर कर रही थी, और जैसे जैसे उस बैलगाड़ी की गति बढ़ रही थी, मेरे दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रास्ते पर बैलगाड़ी से आने वाली आवाजें और तेज हो रही थी। अचानक बैलगाड़ी ने जैसे मोटर गाड़ी की स्पीड पकड़ ली, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बैलगाड़ी में बैठे लोग बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे थे, और मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि मैं गिर पड़ूंगा। मैं हर पल बहुत ही मजबूती से अपनी पकड़ को मजबूत बनाता जा रहा था। बैलगाड़ी यही करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चली ही होगी कि वो हाईवे वाले रास्ते से नीचे खेतों में मुड़ने लगी। उस समय मानो गेहूं की फसल अपने खेतों रूपी आंगन में नागिन की तरह सुनहरा डांस कर रही थी। हवाओं का चलना उसमें संगीत की मनोकाष्ठा को पूरा कर रही हो, और साथ ही साथ एक नव उन्नयन वातावरण को प्रज्वलित कर रही थी, जिससे मेरे मन का रोमांच कम, डर ज्यादा बढ़ रहा था। मैं अपनी इस समझ से परे था, क्योंकि ये सब मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक मैं उस बुजुर्ग से, जो कि बैलगाड़ी को चला रहे थे, उनसे पूछ बैठा, दादा आप किस तरफ जा रहे हो? लेकिन फिर वही हुआ जो मेरे साथ पहले हुआ था। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरी आवाज में और तेजी आई और मैं अपने गले के उस आंतरिक स्वर को ऊपर खींच कर बोला, दादा आप किस तरफ जा रहे हो? मेरे इतनी तेज स्वर से सब मेरी तरफ
हैरान कर देने वाली और गुस्से वाली नज़र से देखने लगे। मैंने उस भयंकर माहौल को भांपते हुए तुरंत ही अपने गले से नरमी भरे स्वर से कहा, आप लोग हाईवे की तरफ नहीं जा रहे हो? क्यों? इस नरमी भरे स्वर से मुझे वैसी ही प्रतिक्रिया मिली जैसी नवजात के रोने पर माँ की प्रतिक्रिया होती है। बैलगाड़ी खेतों में चल रही थी कि तभी पीछे से एक बहुत ही सहसा मंद स्वर में आवाज आई, ये हाईवे का दूसरा रास्ता है। मैंने इस रास्ते को अनगिनत बार पार किया था, पर मुझे कभी इस रास्ते से हाईवे तक जाने के बारे में नहीं पता था। लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को एक झूठी तसल्ली दी और इसको छोटा रास्ता बताकर उठने वाली तमाम जिज्ञासाओं को दबा दिया। खेतों में चल रही बैलगाड़ी और उसके पहियों से दबते हुए गेहूं के पौधों से चूं चूं चिस चास की आवाज़ें पूरे वातावरण में अपनी अलग ही चहकालियां बिखेर रही थी। कुछ दूर चलने पर एक नदी दिखाई दी जो अपनी बिल्कुल शांत धाराओं में बह रही थी। नदी का शांत बहना बहुत ही मनमोहक था। हमें हाईवे के करीब पहुंचने के इशारे मिलने लगे थे। बह रही नदी का पुल हाईवे पर बना हुआ था और उस पर लगी लाइट्स नदी के स्वप्नहरे प्रतिबिंब बना रही थी। हमको हाईवे के तरफ जाना था तो नदी के बगल से जाना था, लेकिन बैलगाड़ी नदी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। मैं सकपका गया और बड़ी तेजी स्वर में बोला, आप लोग नदी की तरफ क्यों जा रहे हो? किसी ने मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये मेरे लिए अब कोई नया नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये सब मेरे साथ हो चुका था। मैंने फिर तेजी से बोला, बैलगाड़ी को रोको, मुझे उतरना है। किसी ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बैलगाड़ी की गति बहुत तेज थी, जैसे कि कोई मोटर गाड़ी दौड़ रही हो। मैंने बैलगाड़ी से कूदने की सोची, लेकिन स्पीड देखकर हिम्मत नहीं हुई और अब मन ही मन बैलगाड़ी से उतरने की सोच रहा था और अपने ही आप को कोस रहा था कि मैं बैलगाड़ी में बैठा ही क्यों, और अगर बैठा भी तो सबसे आगे बैठने की क्या ज़रूरत थी। और इस तरह के सवाल मेरे मन को कोस रहे थे। अब मेरे पास बैलगाड़ी से कूदने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैंने आगे बैठे व्यक्ति से, जो कि सफ़ेद कुर्ता और उस पर मैला अंगोछा डाले हुए उस बेचारे अकेले बैल को दौड़ाए जा रहे थे, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दादा बैलगाड़ी रोक दीजिए। दादा ने बड़ी ही नरमी के साथ उत्तर दिया, जल्दी चलो, आग देनी है। ये सब क्या था, कुछ भी समझना मेरे बस में नहीं था। मैंने जो भी पूछा उसका कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था और ये सवाल मेरे मन में उठ रही तमाम जिज्ञासाओं को तेज किए जा रहे थे। दादा किस आग की बात कर रहे हैं? कहाँ आग देनी है? किसको आग देनी है? पता नहीं, न जाने कहाँ से इतने सारे सवाल आ रहे हैं। कुछ भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने दोबारा हिम्मत की और फिर हाथ रखकर पूछा, दादा किसको आग देनी है? मैं सोच रहा था कि शायद इस प्रश्न का उत्तर ना मिले, लेकिन ये क्या था? पीछे बैठे सभी लोग मेरी तरफ घूर घूर कर देखते हुए बोले, अरे बेटा, तुमको पता नहीं ठाकुर साहब को? ठाकुर साहब? ये अधूरा जवाब मुझे आने वाली भयानक घटनाओं का अंदेशा दे रही थी। मेरे इलाके में ऐसा कोई नहीं था जो ठाकुर साहब को ना जानता हो। उनके बारे में बच्चा बच्चा के मुंह पर उनकी कहानी थी
और उनके स्वभाव से पूरा इलाका परिचित था। ठाकुर साहब बहुत ही नेक दिल इंसान थे। कुछ ही बरसों पहले वो आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। उनके परिवार में कोई नहीं था जो गांव के विकास के बारे में हमेशा सजग रहते थे, लेकिन मेरे घर वालों से उनकी तनिक भी नहीं बनती थी। वो हमेशा हमारे दादाजी की आलोचना किया करते थे कि गांव के प्रधान होकर गांव के बारे में कुछ नहीं सोचते और भी बहुत कुछ। और यही वजह थी कि दादाजी और उनकी बहुत खटकती रहती थी। लेकिन मेरा उनके प्रति और उनका मेरे प्रति अलग ही स्वभाव था। हम दोनों लोगों में बहुत जमती थी और एक अलग प्रकार की दोस्ती थी। मैं जब छुट्टियों में घर आता था तो रोज़ उनके घर पर पूरा दिन शतरंज खेला करता था। मेरा ठाकुर साहब के घर जाना मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता था और बहुत डांट पड़ती थी। वे मुझे बहुत मानते थे और विश्वास भी करते थे। हम लोगों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। उनको मेरी छुट्टियों से लेकर महीने में मैं कब घर आ रहा हूं सब पता रहता था। ठाकुर साहब को आग देना है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि इतना तो मैं भली भांति जानता था कि किसी को आग मरने के बाद ही दी जाती है। बस इसी बात ने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे, क्योंकि कल तो सुबह मैं उनसे मिला था और अब ये सब नहीं। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि ये सपना हो जाए। मैं कुछ सोच पाता तब तक बैलगाड़ी रुक गई और सब एक एक करके उतरने लगे। मैं बैलगाड़ी पर ही बैठा रहा। मेरी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने देखा दूसरी तरफ नदी के पुल की ओर, जहां अब उस पर लगी लाइट्स बंद हो गई थी, पूरा इलाका घोर अंधेरे में डूबा हुआ था और हवाएं साएं साएं कर रही थी। ये जगह किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रही थी। उनमें से एक असाध्य बुजुर्ग ने अपनी लाठी टेक कर मुझे आवाज़ दी, बेटा नीचे आ जाओ। मुझे आवाज़ स्पष्ट सुनाई थी, लेकिन इस बार मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और सर झुकाए नीचे बैठा रहा। फिर वो बुजुर्ग लाठी टेकते हुए बैलगाड़ी के पहिए के पास आकर बोले, बेटा नीचे आओ, आग दो चलकर। मेरे लिए आज सब कुछ जो भी हो रहा था नया और भयावह था। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरे गले में घिघी बंधी हुई थी। मैंने बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, कहाँ चलना है दादा? अब वो बुजुर्ग उस बेचारे बैल जो इन लोगों को अकेले ढो कर लाया था उसके पास आकर बोले, बेटा चलो तो सही। मैं बड़ी सावधानी के साथ नीचे उतरा और अपने पिट्ठू बैग को दोनों हाथों से सीने से लगाए हुए धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पीछे चलने लगा। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि बैलगाड़ी पर बैठे सभी बुजुर्ग किसी स्थान को घेरे हुए खड़े थे। शायद हम दोनों के पैरों की आहट उन लोगों ने सुन ली और सब हटने लगे। मुझे सामने एक चिता दिखाई दी और उस पर कोई 60 या 70 साल का बुजुर्ग लेटा हुआ था। मुझे उस बुजुर्ग को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी कि वो ठाकुर साहब ही थे। मेरे हाथों से मेरा पिट्ठू बैग छूट गया। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ साफ झलक रही थी। मेरी आंखों से अश्वधारा निरंतर बह रही थी, जिन पर मेरा कोई बस नहीं था।
ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये कोई सपना है। नहीं, ये ठाकुर साहब नहीं हो सकते। ऐसे तमाम प्रश्न मन में उमाड़ बांधने लगे। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे जलती हुई मशाल हाथ में थमाते हुए बोले, बेटा ठाकुर साहब को आग दे दो। उस समय पता नहीं मेरे मन में ना ही कोई प्रश्न उठा और ना ही कोई जिज्ञासा। मैंने उस मशाल से सामने रखी हुई चिता की लकड़ियों में छुआते ही उस चिता पर वो मसाल फेंक दी और पीछे घूम गया। तभी उसी बुजुर्ग ने, जो मुझे बैलगाड़ी के पास बुलाने गया था, मुझे एक मैटीला थैला पकड़ाया। उस थैले में मुझे कुछ सिक्के जैसे मालूम पड़े। मैंने अपने पिट्ठू बैग को उठाया और कुछ दूर जाकर बैठ गया और ठाकुर साहब को सोचकर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आकर बोले, बेटा नहा लो। चिता पूरी जल चुकी थी। मैंने अपने कपड़े निकाले और नहाने के लिए नदी में घुस गया और नहाकर अपने कपड़े पहने और पुल की तरफ अपने पिट्ठू बैग को उठाकर बिना पीछे देखे ही दौड़ पड़ा। पुल पर अब लाइट्स जल रही थी, गाड़ियां भी गुजर रही थी और सुबह भी होने वाली थी। तभी मुझे एक टेम्पो गांव का दिखा और उसको हाथ दिया तो उसने रोक दिया। मैं उस पर बैठकर पीछे देखा, जहां अभी मैं चिता को जला कर आया था। मेरे लिए कोई सदमे से कम नहीं था। वहां कुछ नहीं था, ना वो लोग दिख रहे थे, ना बैलगाड़ी दिख रही थी। दिख रहा था तो सिर्फ उस चिता का अवशेष। इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो साहब? इतना सुनते ही मैं चौंक उठा और टेम्पो चालक की तरफ घूर कर देखने लगा। उसने फिर बड़ी ही नरमी से पूछा, साहब इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने अपने आप को संभाला और उसको बोला, कहीं नहीं, बस लखनऊ से। फिर हम उसी रास्ते से हिचकोले लेते हुए घर पहुंचे। मम्मी जाग चुकी थी। मैं चुपके से ऊपर गया और अपने कमरे में घुसकर सो गया। दोपहर में जब उठा तो दादाजी ठाकुर साहब की बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ ठाकुर साहब को? तो दादा ने बताया, कल रात हाईवे पर बने पुल पर ठाकुर साहब की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी तो मिल गई लेकिन लाश नहीं मिली। मुझे अब सब समझ में आ चुका था, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि कौन थे वो लोग और मुझे कैसे जानते थे और मुझे क्यों मिले और मुझसे ही आग क्यों दिलवाई और रात में ही क्यों उनका दाह संस्कार किया गया। ये सारे सवाल आज तक रहस्य रह गए। आप सुन रहे थे गुमनाम मुसाफिर, रेडियो कनपुरिया FM 90 पर। सुनते रहिए रेडियो कनपुरिया FM 90, सुनो कान लगा के। रेडियो कनपुरिया 90.4 सुनो कान लगा के।